हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्नब गुप्ता। स्वागत है मेरे फिफ्थ लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फिफ्थ एक्सप्रेस वीडियो में, जहां पे मैं आपको समझाने वाला हूं गिब्स फ्री एनर्जी और कुछ थर्मोकेमिस्ट्री, जैसे उसमें कुछ एंथैल्पी चेंजेस इंक्लूडेड होते हैं और मेजरमेंट ऑफ डेल्टा यू एंड डेल्टा एच। तो सबसे पहले हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से, जो पिछले वीडियो से लिंक्ड अप है रिगार्डिंग एंट्रोपी। 5 mole of an ideal gas, 5 mole of an ideal gas expands from 5 liter to 10 liter और टेम्परेचर इज 300 केल्विन। फाइंड चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी पूछा है, डेल्टा एस पूछा है इफ द प्रोसेस इज आइसोथर्मल। अब आपको याद आ रहा होगा, मैंने पिछली क्लास में पिछली वीडियो में बताया था कि जो डेल्टा एस होता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होता है, एन आर एल एन V2 by V1 या फिर एन आर एल एन P1 by P2। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। इस केस में हमें लीटर्स 5 लीटर टू 10 लीटर, तो ये क्या है, वॉल्यूम दे रखा है। तो सिंपली बस ये वैल्यूज पुट कर दो, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू एन 5 आर 25/3 इंटू V2 by V1 ln, तो ln 2 हो जाएगा। अब आपको पता है ln कोई भी में से ln x है, तो इसे log बेस की 10 पर x पे कैसे बदलते हैं, इसको बस 2.303 से मल्टीप्लाई करा दो, तो यहाँ पे log बेस 10 पे आप ln को बदल सकते हो। तो यहाँ पे ln 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एस 2.303 इंटू यहाँ पे 25/3 इंटू लॉग बेस 10 2। अब आप इसकी वैल्यू जानते हो, ये क्या होता है 0.3010 होता है। बस आप वैल्यू पुट करके देख लेना, आपको डेल्टा एस आ जाएगा। तो उम्मीद है आप ये क्वेश्चन कर सकते थे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का टॉपिक बाय गिब्स फ्री एनर्जी। इस चैप्टर का लास्ट स्टेट फंक्शन है गिब्स फ्री एनर्जी, और गिब्स फ्री एनर्जी हमें इस क्वेश्चन का जवाब देगा कि कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और कौन सी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो लिखो गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा या फिर एक बार स्टेट फंक्शन सिर्फ जी लिख देते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी। अब पहले हम एक छोटे से एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। अब कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो, इसका क्या मतलब है, वो रिएक्शन अपने आप हो रही है, स्वतंत्र हो रही है, मतलब स्वयं हो रही है, अपने आप हो रही है वो रिएक्शन। अब एक स्फीयर है, जैसे अब मैं अपनी लाइफ की, जैसे अब स्टूडेंट्स की लाइफ की बात करते हैं। जैसे अब मम्मी पापा उनको पैसे देते हैं टैक्सी से जाने के लिए, तो टैक्सी का फेयर दे देंगे, 10 रुपये मान लो दे दिए टैक्सी है, तो बच्चे ऐसे चले जाए, टैक्सी से चले गए आने के लिए, तो पैसे 10 रुपये। और वो मम्मी पापा उनको ख़रीदारी करने के लिए भी कुछ पैसे देते हैं ना, कि ये जा बेटा 50 रुपये ले आना, हमें ले आते 40 रुपये में 10 रुपये बच जाते हैं, चलो 10 रुपये हम रख लेते हैं, है ना। तो ऐसे ही कि हम जो ख़रीदारी से यहाँ पे से पैसे थोड़े बहुत ट्रांजैक्शन से हम थोड़ा बहुत जो 1-2 रुपये हम कमा लेते हैं, तो उससे हम अपने लिए भी कुछ ले लेते हैं, है ना। जैसे अपने लिए टॉफ़ी वगैरह ले ली, अपने लिए चॉकलेट ले लिया, ये ले लिया, चिप्स वगैरह वटेवर। तो यहाँ पे सेम रिएक्शन के साथ होता है। ये जो कुछ रिएक्शंस होती है ना, वो अपने एनर्जी में कुछ ट्रांजैक्शन के बीच में एक एक्स्ट्रा फ्री एनर्जी उनके पास होती है, जिससे वो अपने जो अपना सामान है, जो अपने आप जो करने की क्षमता है वो रखती हैं। जैसे मैंने अपने आप ही चॉकलेट ले ली, अपने आप ही टॉफ़ी ले ली, अपने आप ही चिप्स ले लिए। वो कैसे हुआ, अब जो पैसा है उसके बीच में ट्रांजैक्शन में कुछ मैंने किया, तो बीच में थोड़े बहुत बच गए, तो वो क्या थी, मेरी फ्री एनर्जी थी। फ्री एनर्जी से मैं अपने आप काम कर सका, मैंने अपने ही बलबूते पे मैंने चिप्स ले लिए, चॉकलेट ले ली। वैसे ही रिएक्शन के साथ होता है। ये अब जो हीट एनर्जी, जो एनर्जी ट्रांजैक्शन होते हैं, उसी के बीच में से कुछ एक दो ऐसे एनर्जी बच जाती है रिएक्शन से, जिससे वो अपने आप हो जाए रिएक्शन, जिससे वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाए। तो गिब्स फ्री एनर्जी की वजह से ही एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाती है, मतलब वही फ्री एनर्जी है। तो ये क्या है गिब्स फ्री एनर्जी, इट इज़ द एनर्जी अवेलेबल टू डू वर्क। मतलब एक रिएक्शन के पास जो एक एनर्जी अवेलेबल है वर्क करने के लिए, अपने आप को चलाने के लिए, जो अपने आप काम करने के लिए जो एनर्जी अवेलेबल होती है, उसको गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। अब ये तो उस एस्पेक्ट में हो गया कि वो क्या होती है, मतलब बात कर ली तरह से, जैसे बाकी हमने एंथैल्पी एंट्रोपी में भी की थी ना, कि क्या क्या होते हैं। अब इनके मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन भी अलग होंगे। वैसे ही गिब्स फ्री एनर्जी का भी एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन होता है, G इज इक्वल्स टू H माइनस TS। यहाँ पे G है फ्री एनर्जी, H है एंथैल्पी, T टेम्परेचर और ये है एंट्रोपी। तो ये जो इसके बीच में जो एनर्जी बचती है ना रिएक्शन के पास,
तो वही उसकी क्या होती है, फ्री एनर्जी होती है। और ये है क्या, गिब्स फ्री एनर्जी, ये भी एक स्टेट फंक्शन है, ये भी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। तो इससे हम डेल्टा जी से डिनोट करते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू G2 माइनस G1 फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो फिर अगर हम यहाँ पे डेल्टा जी निकालें तो उसका फॉर्मूला आता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें वो डायरेक्टली न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन होता है। अब आप देखो, जो एंट्रोपी थी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के लिए कैसी थी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के लिए जनरली क्या थी, पॉजिटिव थी एंट्रोपी। मतलब जितनी भी नेचुरल प्रोसेसेस हो रही हैं, मेरी रैंडमनेस बढ़ रही है, तो उसमें एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन यहाँ पे जो डेल्टा जी आता है ना, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हमेशा डेल्टा जी इज ऑलवेज नेगेटिव। अब ये देखो, ये एक ऐसी क्वांटिटी जिसका नेगेटिव आना अच्छा होता है, बाकी सबका इतना अच्छा नहीं होता नेगेटिव आना, बट डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी का नेगेटिव आना एक अच्छी बात है। कि हम क्या चाहते हैं, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो, अपने आप ही हो, हम नहीं चाहते हो अपने अलग से हम उसको एनर्जी दे। तो इसीलिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के लिए क्या होता है, डेल्टा जी नेगेटिव। अब बोलोगे कि डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाए तो वो कैसी प्रोसेस होगी, डेल्टा जी अगर पॉजिटिव आ जाए तो वो होती है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और अगर मान लो जीरो आ जाए तो होता है इक्विलिब्रियम, देन द रिएक्शन इज एन इक्विलिब्रियम। ये नेक्स्ट चैप्टर आता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब कंप्लीट नहीं हुई प्रोसेस, मतलब बस एक इक्विलिब्रियम पे है, जो एक बैलेंस पर है। ये अगले चैप्टर से रिलेटेड है एक्चुअली, नेक्स्ट चैप्टर इसका इक्विलिब्रियम आता है, उसमें आप समझ पाओगे इक्विलिब्रियम को। बस मेनली ये याद रख लो, हम क्या चाहते हैं, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो, उसके लिए हमेशा डेल्टा जी कैसा आता है, नेगेटिव आता है। तो अब हम जानेंगे कि ये गिब्स फ्री एनर्जी का ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कब आता है, ये इसके साइंस ऐसे पॉजिटिव कब आता है, डेल्टा जी नेगेटिव कब आता है, जीरो कब आता है, तो हम उसके अलग अलग केसेस देखेंगे। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कैसे आएगा, इस फॉर्मूला में कुछ चेंज करने से। सबसे पहले हम यहाँ इसमें एंथैल्पी चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर, एंट्रोपी, ये तीनों फैक्टर्स को देखेंगे कि इनके साइन से डेल्टा जी में कौन सा साइन आता है। सबसे पहले हम देखते हैं केस वन। सबसे पहले केस वन, जब डेल्टा एच एंथैल्पी नेगेटिव होती है, केस वन, व्हेन डेल्टा एच इज नेगेटिव एंड डेल्टा एस इज पॉजिटिव। तो अब इस फॉर्मूला पे देखो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब ये चीज़ क्या है, नेगेटिव है, ये चीज़ क्या है, पॉजिटिव है। और टेम्परेचर तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, केल्विन वाला। अब नेगेटिव और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो नेगेटिव और नेगेटिव, तो डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव आएगा, इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव। कैसा, ऑलवेज नेगेटिव आएगा इस केस में। अब आप कुछ भी कर लो, चाहे अगर ये डेल्टा एच नेगेटिव हो, डेल्टा एस पॉजिटिव हो, तो डेल्टा जी अब कुछ भी, चाहे वैल्यू ऊपर नीचे कुछ भी करो, अगर नेगेटिव और ये पॉजिटिव ये ही हुआ ना, तो डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव आएगा। और डेल्टा जी नेगेटिव आएगा मतलब प्रोसेस कैसी है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। इस बार मैंने ऑलवेज यूज़ किया है, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। जैसे मैंने डेल्टा एस में बोला था ना, जनरली अगर डेल्टा एस पॉजिटिव होता है तो स्पॉन्टेनियस होता है। अभी एक केस आएगा कि डेल्टा एस नेगेटिव हो लेकिन फिर भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो सकती है, लेकिन डेल्टा जी नेगेटिव आएगा हमेशा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है। फिर ये हो गया हमारा केस वन। फिर आते हैं केस टू पे। केस टू है जहाँ पे डेल्टा एच कैसा है, पॉजिटिव है, और डेल्टा एस कैसा है, नेगेटिव। अब आपको पता है ना, नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्सोथर्मिक है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और डेल्टा एच पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना, पता है ना, ठीक है। अब इस फॉर्मूला में अब सेम फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, माइनस टी डेल्टा एस। अब इस बार मैंने डेल्टा एच को पॉजिटिव ले लिया और डेल्टा एस को नेगेटिव ले लिया, तो ये ना माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, डेल्टा एच की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। और पॉजिटिव आती डेल्टा एच की वैल्यू तो फिर कैसी होती है प्रोसेस, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, इससे हमें सीखने को मिलता है कि ऐसे जो एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस जिसके अंदर एंट्रोपी बढ़ती है
वो हमेशा स्पॉन्टेनियस होती है। और ऐसी प्रोसेस जिसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है और इसका डेल्टा एस जो एंट्रोपी होती है वो घटती है जिसके अंदर, वो हमेशा कैसी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। तो आई होप ये दो केसेस आपको क्लियर हैं। हम नेक्स्ट केस पे चलते हैं। अब नेक्स्ट दो केसेस में हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट दो केसेस में टेम्परेचर का रोल आता है। अब इन दोनों केसेस में टेम्परेचर का रोल आएगा भी नहीं, क्योंकि जो डेल्टा एच के साइंस है ना, उससे हम निकाल सकते हैं, और टेम्परेचर हमेशा कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है। अब आते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 पे आते हैं कि मैं डेल्टा एच इज नेगेटिव और डेल्टा एस इज ऑल्सो कैसा नेगेटिव, तो डेल्टा जी आ जाएगा वापस डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इस बार मैंने इसको नेगेटिव ले लिया और ये कैसा है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आप कुछ कह सकते हो क्या कि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी या हमेशा नेगेटिव आएगी? नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते। तो हम इसके अंदर केस 3 के अंदर दो सब केसेस बनाते हैं। एक तो एट लो टेम्परेचर, एक लो टेम्परेचर पे, एक हाई टेम्परेचर पे। बताओ अगर लो टेम्परेचर हुआ, मेरे टी की वैल्यू कम है, तो यहाँ पे माइनस वाला जो मैग्नीट्यूड है वो बड़ा हो जाएगा रादर देन प्लस वाले से। तो लो टेम्परेचर पे यहाँ पे माइनस वाला बड़ा हो जाएगा, टी कम है तो ये पॉजिटिव वाला कम हो जाएगा, तो माइनस बड़ा है, छोटा प्लस छोटा है, तो फाइनल आंसर कैसा आएगा, माइनस आएगा। तो लो टेम्परेचर पे इस केस पर डेल्टा जी कैसा होता है, नेगेटिव, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और मैं हाई टेम्परेचर पे ले लूँ, इस बार पॉजिटिव वाला बड़ा हो जाएगा मैग्नीट्यूड नेगेटिव वाले से, तो डेल्टा जी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ऐसी रिएक्शंस जिनका डेल्टा एच कैसा होता है, नेगेटिव होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, उनकी एंट्रोपी भी कम होती है, उन्हें हमें कैसी कौन से टेम्परेचर पर कराना चाहिए, लो टेम्परेचर पर कराना चाहिए, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, प्रोसेसेस कैसी हो, स्पॉन्टेनियस हो, है ना। तो वैसे ही अब सिमिलरली केस 4 हम देख लेते हैं। मैं इसी में चेंज कर देता हूँ। केस 4, इस बार मैंने डेल्टा एच भी पॉजिटिव है, डेल्टा एस भी कैसा है, पॉजिटिव है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा सेम फॉर्मूला में हम पुट करेंगे, डेल्टा एच इज पॉजिटिव एंड डेल्टा एस इज ऑल्सो पॉजिटिव। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसमें भी सब केसेस बनेंगे दो कि डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, तो ये लो टेम्परेचर पे या हाई टेम्परेचर भी है। अब आप बताओ लो टेम्परेचर पे क्या होगा। लो टेम्परेचर पे जो माइनस वाला मैग्नीट्यूड है वो कम होएगा, क्योंकि टेम्परेचर कम है, तो ये माइनस वाला जो मैग्नीट्यूड है कम हो जाएगा, प्लस वाला मैग्नीट्यूड कैसा होगा, ज़्यादा होगा। तो इसमें क्या आएगा, डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा। और कैसी होगी प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, है ना। और हाई टेम्परेचर पे है तो मतलब ये जो माइनस वाला मैग्नीट्यूड है ये ज़्यादा हो जाएगा प्लस वाले से, तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे डेल्टा जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो ऐसी प्रोसेस जो एंडोथर्मिक है और एंट्रोपी बढ़ती है, इनको कैसे टेम्परेचर पे कराना चाहिए, इनको हाई टेम्परेचर पे कराना चाहिए, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे ये कैसी हो जाती है, स्पॉन्टेनियस हो जाती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि गिब्स फ्री एनर्जी का जो साइन है, डेल्टा जी का जो साइन है, वो प्लस माइनस कब कब आता है, एंथैल्पी और एंट्रोपी के साइन से रिलेटेड। अब मैं एक दो फॉर्मूलाज लिख रहा हूँ, वो इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है एक्चुअली तो, लेकिन वो इस चैप्टर में ना कभी कभी दिख जाते हैं। वो होती है थर्मोडायनेमिक्स एट इक्विलिब्रियम स्टेट ना, तो वो एक दो फॉर्मूलाज में लिख रहा हूँ, आप एक बार रट लेना उसको, फिर जब आप इक्विलिब्रियम पढ़ोगे या फिर जिन्होंने पढ़ रखा है वो शायद समझ जाएंगे इस चीज़ को। तो फिर एक फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू सी, एक फॉर्मूला होता है। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ सबका मतलब क्या है। डेल्टा जी मतलब सिंपल गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज। ये गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कौन से, स्टैंडर्ड वाली, ये अलग है, ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड। मैं आगे जो एंथैल्पी पढ़ाऊंगा उसमें भी ये नॉट का साइन लगाऊंगा। नॉट का मतलब जहाँ पे भी नॉट आता है उसका बस एक ही मतलब होता है कि जो प्रोसेसेस हो रही हैं वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हो रही है। स्टैंडर्ड कंडीशंस मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर हो जाता है 298 केल्विन 25 डिग्री सेल्सियस। स्टैंडर्ड प्रेशर मतलब 180 m, और ये आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, क्यू सी यहाँ पे रिएक्शन कांस्टेंट होता है, सॉरी रिएक्शन क्वोशिएंट होता है, क्वोशिएंट। ये रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए होता है, जैसे ए से बी बन रहे, बी से ए से बी से भी ए बन सकता है, इनके लिए रिएक्शन क्वोशिएंट डिफाइंड होता है। ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए, मतलब एक तरह से प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, मतलब ये होता है।
मेनली फॉर्मूला। अब इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे उसमें और डिटेल में आता है रिएक्शन कोएफिशिएंट, तो एक बार तो आप ये देख लो फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला से एक दूसरा फॉर्मूला आता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ही सबसे ज़्यादा काम आता है। इससे एक आता है एट इक्विलिब्रियम, अगर हम इक्विलिब्रियम कर दें एट इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी क्या होता है, 0 होता है इक्विलिब्रियम पे, और क्यू सी के बन जाता है। ये आपको आएगा आगे कि क्यू सी यहाँ पे के बन जाता है। तो आप बस एक ये फॉर्मूला रट लो, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के। बस एक बार तो ये रट लो, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चंस लगाने थर्मोडायनेमिक्स के, और थर्मोडायनेमिक्स एट इक्विलिब्रियम स्टेट है, तो उसमें कभी कभी के लॉग के की वैल्यू पूछ लेगा, एल एन के की वैल्यू पूछ लेगा, या फिर सीधा डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पूछ लेगा। तो बस आप सीधे सीधे फॉर्मूला में पुट कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। अब इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ोगे तो आप शायद ये निकालना भी सीख जाओगे, तब इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरी ख़त्म होती है गिब्स फ्री एनर्जी, यहाँ पे मेरा गिब्स फ्री एनर्जी टॉपिक होता है ओवर। फिर हम आते हैं कैलोरीमेट्री पर। कैलोरीमेट्री मतलब मेजरमेंट ऑफ डेल्टा यू एंड डेल्टा एच। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेजरमेंट ऑफ डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या थी हमारी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब हमने इन सब के बारे में पढ़ लिया, अब इन्हें एक्सपेरिमेंटली कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो पढ़ते हैं। बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है, मेजरमेंट ऑफ डेल्टा यू। अब डेल्टा यू क्या था, डेल्टा यू हम कैसे लिख सकते थे, क्यू वी लिख सकते थे, क्यू वी को एन सी वी डेल्टा टी, है ना, ये लिख सकते हैं। तो ये क्या है, हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब हमें एक ऐसा कंटेनर चाहिए जिसका वॉल्यूम तो कांस्टेंट हो, है ना, और उसके अंदर हम हीट सप्लाई करें। तो ऐसी डिवाइस होती है, उसको हम कहते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। क्या कहते हैं, बॉम्ब कैलोरीमीटर। नहीं, बॉम्ब वगैरह नहीं होता उसके अंदर, बस नाम है बॉम्ब कैलोरीमीटर। अब ये होती कैसे, ये होता कैसे, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, एक मेरे पास एक आइसोलेटेड कंटेनर है। मैंने क्या बोला, आइसोलेटेड, तो मतलब ना ही मैटर एक्सचेंज होगा ना ही हीट एक्सचेंज होगी, ये आइसोलेटेड है, ठीक है। उसके अंदर भी एक छोटा सा और कंटेनर है, पर ये मेरा क्लोज कंटेनर है, मतलब हीट एक्सचेंज हो सकती है। मैं यहाँ पे हीट सिंबल लिख देता हूँ, हीट एक्सचेंज हो सकती है। एक छोटा सा कंटेनर और है, इसके अंदर कुछ यहाँ से हैंग किया हुआ है, यहाँ से कुछ लटकाया हुआ है, एक फ्यूल है यहाँ पे, ये मेरा कोई भी फ्यूल है, और इस फ्यूल को मैंने एक दो इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया, ये बाहर जाती है, पूरा सर्किट है पूरा, मान लो ये कोई V वोल्ट की बैटरी है समथिंग। ये मैंने इलेक्ट्रोड्स है मेरे, ये दो इलेक्ट्रोड्स, है ना। अब इनका काम क्या, इलेक्ट्रोड्स का, ये बस इग्नाइट करेंगे फ्यूल को, ये बस फ्यूल को ऐसे इग्नाइट करेंगे। फ्यूल क्या होगा, फ्यूल के अंदर कंबशन होना शुरू हो जाएगा, कंबशन से हीट निकलेगी, और ये जो बाकी एरिया है ना, यहाँ पे भर देते हैं, जिसका हमें डेल्टा यू निकालना है, जो भी सब्सटेंस है। ये कोई भी सॉल्यूशन है मेरा, सॉल्यूशन मान लो, या फिर गैस मान लो, या फिर गैस मान लो, जो भी हो, इसके अंदर वो भर देते हैं। और साइड में टेम्परेचर मेजर करने के लिए होता है थर्मामीटर। ऐसे अब एक्सक्यूज माई ड्राइंग, मान लो बस ये थर्मामीटर है, ये थर्मामीटर। और हीट को इवनली स्प्रेड करने के लिए एक स्टरर भी होता है बीच में। स्टरर मतलब कोई भी एक रॉड टाइप होती है जिसके अंदर हम हीट को इवनली मिक्स कर सकते हैं, है ना। तो ये मेरा बॉम्ब कैलोरीमीटर ऐसा दिखता है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे फ्यूल कंबशन होगा, फ्यूल का कंबशन, उसमें से क्या हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, वो यहाँ से, अब यहाँ से इस वॉल से तो हीट एक्सचेंज हो सकती है, तो वो किसको जाएगी, जो जिसका सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस मैंने डाल रखा है वो हीट अब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। तो उससे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और वो हम थर्मामीटर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो थर्मामीटर में रिकॉर्ड करने से डेल्टा टी आता है, फिर CV तो हमें पता ही है किसी गैस का, और N हमें पता है हमने कितने मोल्स ले रखे हैं, उससे क्या आ जाएगा, डेल्टा यू आ जाएगा। बस सिंपल, ये हो गया मेजरमेंट ऑफ डेल्टा यू। बस मेन कंसेप्ट क्या था, हमें किसी सब्सटेंस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट देनी है, वो कैसे देते हैं, बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं मेजरमेंट ऑफ डेल्टा एच। अब जैसे डेल्टा यू क्या था, QV था, तो डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच क्या होता है, QP होता है ना, QP, हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर। और ये क्या होता है, NCP डेल्टा टी। अब कांस्टेंट प्रेशर बोला है, अब कांस्टेंट प्रेशर कैसे क्रिएट करोगे। अभी जब हम यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो हमारे ऊपर भी एटमॉस्फेयर प्रेशर तो लग रहा है,
वो भी कैसे, कांस्टेंट प्रेशर ही है। तो अगर मैं सिंपल एक पानी को ऐसे पैन में बॉईल करूँ, मेरे पास एक पैन है, पतीला है, यहाँ पे मेरे पास पानी है और ये आग है, ये भी क्या है, कांस्टेंट प्रेशर नहीं है क्या? यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर का कांस्टेंट प्रेशर नहीं लग रहा क्या? लग रहा है ना। तो ये भी क्या हुआ, हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर हुआ। बस मैंने क्या किया, थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड कर दिया, साइंटिफिक। इसमें ये हटा दो, पैन नहीं है मेरे पास, बीकर है और एक थर्मामीटर लगा दो टेम्परेचर मेजर करने के लिए। बस अब से टेम्परेचर मेजर हो जाएगा, से डेल्टा एच आ जाएगा। तो इस डिवाइस को हम क्या कहते हैं इस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? सिंपल कैलोरीमीटर। सिंपल कैलोरीमीटर कहते हैं। कैलोरीमीटर मतलब वो एनर्जी नापता है, और सिंपल है मतलब देख लो कितना सिंपल है। बस आप नॉर्मली बीकर में किसी को वाटर है मेरा, कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी गैस है, सिंपली इसको कांस्टेंट प्रेशर में हमने क्या हीट दी, 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है नॉर्मली, है ना। और जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ उससे हमें इस फॉर्मूला में रख दिया, एनसीपी डेल्टा टी में, जिससे डेल्टा एच आ गया। तो हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर, मेनली इसका जो लॉजिक था उसे हम यूज़ करके हमने सिंपल कैलोरीमीटर में टेम्परेचर इंक्रीज देखा और हमने डेल्टा एच कैलकुलेट कर लिया। तो ये बस था थोड़ी सी कैलोरीमेट्री जो बोलते हो आप। बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, ज़्यादा बहुत ही बड़ा चढ़ा के मैंने नहीं समझाया, जितना इम्पोर्टेंट था उतना ही ज़रूरी है। अब हम आते हैं थर्मोकेमिस्ट्री पे। तो सबसे पहले हम ब्रीफ में समझ लेते हैं कि थर्मोकेमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। तो सिंपल अगर मैं केमिकल इक्वेशन लिखूं, केमिकल इक्वेशन सिंपल सी इक्वेशन, C+O2 गिव्स CO2, बस ये मेरी सिंपल सी इक्वेशन है, बैलेंस्ड है, दिख रहा है, बस मेरी सिंपल सी केमिकल इक्वेशन है। अब अगर मुझे एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखनी है, थर्मोकेमिकल इक्वेशन, तो इसमें 2 चीज़ एक्स्ट्रा करेंगे हम, है ना। 2 चीज़ एक्स्ट्रा करेंगे। एक तो इन सब की स्टेट्स मेंशन करेंगे, कार्बन सॉलिड, ऑक्सीजन गैस, CO2 गैस, और इसका एंथैल्पी चेंज लिखेंगे। एंथैल्पी चेंज में डेल्टा एच लिखेंगे, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू -x किलो जूल पर मोल। 1 मोल के अंदर इतना किलो जूल, माइनस क्यों लगाया, कंबशन है ना। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बना रहे, कंबशन है, और उसका डेल्टा एच हमेशा कैसे आता है, नेगेटिव आता है। तो मैंने क्या किया, थर्मोकेमिकल इक्वेशन में इनकी स्टेट्स भी मेंशन कर दी और इनकी एंथैल्पी चेंज भी लिख दिया। बस इतने से डिफरेंस है केमिकल और थर्मोकेमिकल इक्वेशन में। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा इस थियोरेटिकल पार्ट इस चैप्टर का, मेनली थियोरेटिकल ही है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में नहीं आया तो बाकी जो मैंने पिछले वीडियोस में फॉर्मूलाज बताए हैं ना, वो कहाँ अप्लाई होंगे आप समझ ही नहीं पाओगे। तो बस एक बार बस समझना ही है, मैं आपको ब्रीफ में समझा दूंगा अलग अलग। ये है टाइप्स ऑफ एंथैल्पी चेंजेस, टाइप्स ऑफ एंथैल्पी चेंजेस। अब डेल्टा एच अलग अलग कितने प्रकार होते हैं डेल्टा एच के, ठीक है। सबसे पहला आता है सिंपल एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, वेरी सिंपल। इसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा, उसके नीचे आर और ये एच। अब किसी भी रिएक्शन का जो डेल्टा चेंज किसी भी रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होता है ना, उसी को हम एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन कहते हैं। कोई भी रिएक्शन ले लो, उसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है। हम आगे पढ़ेंगे अलग अलग टाइप्स के एंथैल्पी चेंज आती है जिसमें लिमिटेड रिएक्शंस के लिए वो डिफाइन होती हैं, लेकिन ये जो है ना एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, वो सभी रिएक्शंस के लिए क्या होती है, डिफाइंड होती है। ये मेरी C+O2 CO2 हो रही है, इसके लिए भी मेरा कुछ डेल्टा एच हो जाएगा x किलो जूल पर मोल। ये इसकी यूनिट होती है किलो जूल पर मोल। ये किलो जूल पर मोल डेल्टा एच की यूनिट होती है कि 1 मोल रिएक्टेंट जब रिएक्शन करते हैं तो वो कितनी हीट प्रोड्यूस करते हैं या फिर कितनी हीट लेते हैं, मतलब किलो जूल में ना, तो पर मोल होता है। इसके लिए भी डेल्टा आर एच डिफाइंड है। एक सेकेंड, अब मैं दूसरी रिएक्शन ले लेता हूँ, SO2 प्लस O2 गिव्स SO3। यहाँ पे इसको बैलेंस कर देते हैं हम। इसके लिए भी कोई भी डेल्टा एच होगा, अरे यार मार्कर नहीं काम करते। इसके लिए भी कुछ डेल्टा आर एच होगा, y किलो जूल पर मोल, है ना। तो किसी भी रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होता है ना, उसको हम बस एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो ये था मेरा फर्स्ट टाइप ऑफ एंथैल्पी चेंज। अब आता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। अब देखना, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। अब मैंने स्टैंडर्ड लगाया है, तो मैंने आपको बताया था ना स्टैंडर्ड से क्या आता है, नॉट आता है,
सिंबल में, तो डेल्टा आर एच नॉट, बस कुछ फ़र्क नहीं है स्टैंडर्ड और इसमें ज़्यादा, बस इतना ही फ़र्क है कि जो जितनी भी रिएक्शंस मैं करवा रहा हूँ ना, अगर मैं उन्हें स्टैंडर्ड कंडीशंस पे कराऊँ, स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्टैंडर्ड प्रेशर पे कराऊँ, एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, स्टैंडर्ड प्रेशर 1 atm पे कराऊँ, तो जो एंथैल्पी चेंज निकल के आता है ना, उसी को बस स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज कह दिया, बस ये कुछ नहीं है, ये मेरा यही है एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड कंडीशंस पे जो रिएक्शन के अंदर जो एंथैल्पी चेंज आती है उसी को बस स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शंस कहते हैं। अब आने वाली जितनी भी एंथैल्पीज होंगी ना, हम उन सब के आगे स्टैंडर्ड लगाएंगे, क्योंकि जितनी भी रिएक्शंस हैं हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पर ही करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस है ना, वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट कौन से स्टेट में होने चाहिए, कौन से एलोट्रोप में होने चाहिए, अभी देखते हैं। तो सबसे पहला आता है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स, कि अगर मैंने रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट चेंज कर दी है ना, अगर मैंने रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट की भी फिजिकल स्टेट चेंज कर दी, तो फिर क्या होता है, डेल्टा एच चेंज होता है, रिएक्शन की जो एंथैल्पी होती है ना वो चेंज हो जाती है। जैसे मेरे पास अगर दो रिएक्शंस हैं यहाँ पे, H2 प्लस हाफ O2 H2O, ये तो गैस ही होंगी हमेशा, ये मेरे पास लिक्विड है, मतलब कम टेम्परेचर पे कराएं कि ये लिक्विड है, और यहाँ पे और दूसरी H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O, ये गैस वाला है, वेपर है। तो बताओ इन दोनों की एंथैल्पी चेंज सेम होंगी या डिफरेंट होंगी? डिफरेंट होंगी। इसकी कोई x किलो जूल पर मोल मान लो, इसकी कोई y किलो जूल पर मोल मान लो। मतलब अगर मैंने ये प्रोडक्ट की यहाँ पे लिक्विड मिल रहा है ना H2O, तो इसका एंथैल्पी चेंज अलग होगा रादर देन दिस वन, इसमें गैस में मिल रहा है। तो एक तो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है, सेकेंड है एलोट्रॉप पे, एलोट्रॉप पे भी डिपेंड करता है। अब देखना, अगर मैंने कार्बन कौन सा वाला, डायमंड, ये भी तो क्या होता है, कार्बन का एलोट्रॉप है प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2, एक ये रिएक्शन है। एक सी ग्रेफाइट भी क्या होता है, कार्बन का एलोट्रॉप होता है प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2। अब इन दोनों का एंथैल्पी चेंज भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि ये अलग अलग एलोट्रॉप है कार्बन के, ये डायमंड वाला है, ग्रेफाइट वाला है, तो कुछ कुछ एनर्जी में चेंज आएगा। इसका भी कुछ x किलो जूल पर मोल होएगा, इसका भी कुछ y किलो जूल, मतलब अलग होगा। ठीक है। अब तीसरी एक और चीज़ आती है कि जिससे मेरी रिएक्शन की जो एंथैल्पी चेंज होती है वो चेंज हो जाती है। तीसरी चीज़ होती है कि अगर मैंने जो रिएक्टेंट लिया है वो एक एक्वा स्टेट में है या सॉल्यूशन स्टेट में या फिर प्योर फॉर्म में है, तो मतलब सॉल्यूशन फॉर्म में भी हो सकता है चेंज एंथैल्पी का। एक मैंने लिया H2 गैस प्लस I2, जनरली क्या होता है, सॉलिड होता है, HI, उससे HI बना दिया। एक मैंने H2 प्लस I2, इस बार मैंने सॉल्यूशन में लिया तो एक्वस 2HI। अब इन दोनों की जो एंथैल्पी चेंज होगी ना वो भी अलग होगी, इसका डेल्टा HR, इसका भी डेल्टा HR क्या होगा, अलग होगा, ये कुछ x हो जाएगा, ये कुछ y हो जाएगा, वो सिंपल। तो मतलब डेल्टा HR कितनी चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, तीन चीज़ों पे। एक तो फिजिकल स्टेट्स अगर चेंज कर दी रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तो चेंज हो जाता है, अगर मैंने दूसरे एलोट्रॉप ले लिए तो चेंज हो जाता है, अगर मैंने इसका सॉल्यूशन ले लिया तो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ एंथैल्पी चेंज पढ़ते हैं जिसका नाम है एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा FH नॉट। नॉट है, स्टैंडर्ड है, क्योंकि स्टैंडर्ड है, सॉरी यहाँ पे स्टैंडर्ड भी लगा देना, स्टैंडर्ड। अब इसका क्या मतलब होता है, सबसे पहले हम डेफिनेशन जानते हैं। It is the change in enthalpy during the formation of one mole compound from its constituent atoms and given that they are in their most stable state। मतलब enthalpy change during formation of one mole compound, कोई भी compound है, from
its constituent atoms in their referenced या फिर most stable state, referenced state। अब इसका डेफिनेशन का मतलब समझते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये क्या होती है? एंथैल्पी चेंज होती है एक मोल कंपाउंड फॉर्म होने के लिए, एक मोल कंपाउंड फॉर्म होने के लिए। जैसे मैं एक एग्जांपल में एक हाइड्रोकार्बन ले लेता हूँ। अब जैसे मैं कोई हाइड्रोकार्बन ले लेता हूँ C2H6, ये क्या है? एथीन है ना। अब ये एक मोल है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब इस एक मोल कंपाउंड को फॉर्म करना है फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम से, मतलब मुझे कार्बन और हाइड्रोजन से सिर्फ फॉर्म करना है, क्योंकि इसमें क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स कार्बन और हाइड्रोजन है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, क्या 2C + 6H से ये बन गया। लेकिन इनमें रेफरेंस स्टेट और है। रेफरेंस स्टेट का क्या मतलब है? सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टेट, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल रूप में पाए जाते हैं। अब कार्बन का क्या होता है? सबसे ज़्यादा रेफरेंस स्टेट होता है ग्रेफाइट होता है, कार्बन ग्रेफाइट। और आपने कभी सिंगल H देखा? सिर्फ H लिखा हुआ नहीं ना। क्या होता है? H2 होता है, वो भी कौन सी? गैस स्टेट में होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3H2 गैस। तो ये सब ज़्यादा, तो ये इसकी क्या होगी? रेफरेंस स्टेट हो गई। और इससे जब ये C2H6 बनता है तो इसके अंदर जो एंथैल्पी चेंज होता है डेल्टा H, इसको हम डेल्टा FH कह सकते हैं। और स्टैंडर्ड कंडीशन पे कराओ तो नॉट लगा दो। तो यही स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर फॉर्मेशन होती है। अब जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं HI का ले लेते हैं। ये कैसे बनेगा? एक हाइड्रोजन से और एक आयोडीन से बन जाएगा, है ना। ये बन जाएगा। लेकिन अब हमें सबको रेफरेंस स्टेट में लेना पड़ेगा। हाइड्रोजन ऐसे थोड़ा ना होता है स्टेबल, H2 गैस के फॉर्म में होता है। और I ऐसे थोड़ा ना स्टेबल होता है, I2 और किस में? सॉलिड में होता है। और यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 लगा दो। तो एक मोल फॉर्म करना है, तो यहाँ पे तो 2 आ गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा? चलो इसको पूरी रिएक्शन को हाफ से डिवाइड कर देते हैं। तो हाफ H2 गैस प्लस हाफ I2 सॉलिड गिव्स HI। अब मैं इसका डेल्टा H कह सकता हूँ कि ये फॉर्मेशन एंथैल्पी हो गई। इसमें मैं फॉर्मेशन एंथैल्पी नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि यहाँ पे 2 मोल बन रहे हैं और ये पर मोल के लिए डिफाइंड होती है ना। क्योंकि यूनिट भी क्या आते हैं? किलो जूल पर मोल में आता है। तो इसीलिए मैं इसको तो कह सकता हूँ कि ये फॉर्मेशन एंथैल्पी है, ये नहीं है फॉर्मेशन एंथैल्पी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के। मैं आपको कुछ और कंपाउंड्स बता देता हूँ, उनकी रेफरेंस स्टेट्स बता देता हूँ। जैसे कार्बन का ग्रेफाइट होता है, हाइड्रोजन का H2 गैस, ऑक्सीजन का O2 गैस, और ब्रोमीन का Br2 लिक्विड, फॉस्फोरस का P4 होता है, सल्फर का S8 क्या होता है? रोम्बिक सल्फर होता है, रोम्बिक सल्फर। इसके भी एलोट्रॉफ्स होते हैं क्योंकि सल्फर के, ये होता है रोम्बिक सल्फर, सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टेट होता है। कोई पूछे तो अगर ऐसे रिएक्शन में लिखा हो तो आपको पता होना चाहिए। तो आई होप आप एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन समझ गए होंगे। चलो इस वीडियो की लास्ट एंथैल्पी देखते हैं, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ये भी बहुत आसान है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। बस थोड़ी सी वो आ जाती है टेक्निकल डेफिनेशंस वगैरह, बाकी तो आप नाम से समझ गए होंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन का क्या मतलब होता होगा। तो फोर्थ है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। इसे हम शो करते हैं डेल्टा कंबशन H। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ 1 मोल, कोई भी कंपाउंड हो तो उसका में जो एंथैल्पी चेंज आता है उसको सिंपली हम क्या कह देते हैं? डेल्टा H कंबशन कह देते हैं। जैसे मान लो मुझे अल्कोहल है मेरे पास, मान लो इथेनॉल, मान लो C2H5OH है ना। इसका कंबशन करना है 1 मोल का, तो मैंने 1 मोल लिया। कंबशन का क्या मतलब होता है? ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दो। किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन होगा तो क्या बनता है? हमेशा CO2 प्लस H2O, हमेशा, ये ध्यान रखना। अगर इथेनॉल प्लस ऑक्सीजन, मैंने इथेनॉल का 1 मोल इथेनॉल का कंबशन कराया तो इसके अंदर जो एंथैल्पी चेंज होगा डेल्टा H, वो हम क्या कह सकते हैं? डेल्टा कंबशन H0, मतलब कंबशन एंथैल्पी हम कह सकते हैं इस केस में। तो लिक्विड हो जाएगा ना, रूम टेम्परेचर पे कराएंगे, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे कराएंगे तो यही होता है। तो ये तो बहुत ही आसान था कि ये क्या है? एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ 1 मोल कंपाउंड इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। और इसमें एक और चीज़ आती है, कैलोरीफिक वैल्यू।
मतलब छोटा सा पार्ट है, आपको पता होना चाहिए कैलोरीफिक वैल्यू किसे कहते हैं। ये कुछ नहीं है, एनर्जी जो रिलीज़ होती है बाय द कंबशन ऑफ 1 ग्राम, इसमें ग्राम है, इसमें कंबशन ऑफ 1 ग्राम है, ये ध्यान रखना। उसमें 1 मोल था, इसमें 1 ग्राम है। कंबशन ऑफ 1 ग्राम फ्यूल से जो एनर्जी निकलती है उसको हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। बस सिंपल सी चीज़ है, कोई ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। तो हम अगले वीडियो में बाकी टाइप्स की एंथैल्पीज पढ़ेंगे और वो मेरा लास्ट लेक्चर होगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।